नमस्कार दोस्तों और भविष्य के अवसरों। नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसे समंदर में जहां से निकलेंगे यूपीएससी GS3 इकोनॉमी के मोती। हम चीर-फाड़ करेंगे संजीव वर्मा जी की मशहूर किताब के एक बेहद खास चैप्टर की, चैप्टर 42 द इग्नाइटर्स थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। बिल्कुल। जी हाँ, ये वो सवाल है जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की धमनियों में बह रहे खून की तरह हैं। ये चुनौतियां भी दिखाते हैं और अवसर भी। हाँ, आज की इस गहरी चर्चा का मकसद है इन सवालों के हर पहलू को परत दर परत खोलना। एक गहन विश्लेषण आप कह सकते हैं। तो कमर कस लीजिए, अगले 40 से 60 मिनटों में हम इन 30 सवालों को निचोड़ देंगे। कोशिश तो यही रही। आपको मिलेगी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, मेंस के उत्तर लिखने के लिए शानदार पॉइंट्स और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ऐसी समझ जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। कहानी सुनाएंगे, उदाहरण देंगे, हंसेंगे, गुस्सा भी होंगे जहां जरूरी हुआ, और हाँ, मुश्किल चीजों को एकदम आसान करके समझाएंगे। तो शुरू करें ये दिमागी कसरत। जरूर, शुरू करते हैं। चलिए, उठाते हैं पहला सवाल। सवाल 1, क्या भारत की वृद्धि वास्तव में रोजगार विहीन है? यदि हाँ, तो क्या ये एक अच्छी प्रवृत्ति है? Is India's growth really jobless? If yes, is it a good trend? अरे यार, ये तो सीधी चोट है। क्या सच में हमारी ग्रोथ जॉबलेस है? मतलब देश आगे बढ़ रहा है, पर नौकरियां कहाँ हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये गंभीर आरोप है और काफी हद तक इसमें सच्चाई भी दिखती है जब हम संगठित क्षेत्र मतलब फॉर्मल सेक्टर के आंकड़ों को देखते हैं। अच्छा। जॉबलेस ग्रोथ का तकनीकी मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ रेट की तुलना में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बहुत कम है। मतलब अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, पर उस रफ्तार से नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। हाँ, ये तो चिंता की बात है। पर क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो ऑटोमेशन का बढ़ना, आप देख ही रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, पूंजी गहन तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जहां मशीनों से ज्यादा काम लिया जाता है, लोगों से कम। अच्छा। और एक और बड़ा कारण है हमारी ग्रोथ का ज्यादातर सर्विस सेक्टर से आना, मतलब सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर जैसे आईटी वगैरह। हाँ, आईटी, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ये सेक्टर जीडीपी में योगदान तो बहुत देते हैं, पर शायद मैन्युफैक्चरिंग जितनी नौकरियां पैदा नहीं करते, खासकर उनके लिए जिनके पास बहुत हाई स्किल्स नहीं है। तो ये है जॉबलेस ग्रोथ का फंडा। दोहराएं, जॉबलेस ग्रोथ, सर्विस सेक्टर का योगदान। मतलब मशीनें इंसान की जगह ले रही हैं, और सर्विस सेक्टर जैसे आईटी कंपनियां, वो तो कम लोगों से ज्यादा काम करवा लेती हैं, है ना? पर क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? सरकार क्या कहती है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा पहलू ये है कि शायद हम पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। ये जो डेटा आता है ना, वो ज्यादातर संगठित क्षेत्र का होता है। अच्छा, मतलब बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रीज का? हाँ, हो सकता है असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ा हो, स्वरोजगार बढ़ा है, जैसे सरकार की मुद्रा योजना जैसी स्कीमें हैं, वो इसी को तो बढ़ावा देती हैं। हाँ, वो तो है। आजकल बहुत लोग अपना छोटा-मोटा काम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर ई कॉमर्स को देखिए, डिलीवरी वाले लोग, कैब ड्राइवर्स, ये सब गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। इसने नई तरह के रोजगार पैदा किए हैं। हाँ, ये बात तो है। तो इसे पूरी तरह जॉबलेस कहना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, मतलब एग्जैजरेशन हो। लेकिन हाँ, अच्छी गुणवत्ता वाली स्थिर नौकरियां, स्टेबल क्वालिटी जॉब्स, जहां अच्छी तनख्वाह हो, सोशल सिक्योरिटी हो, उनका सृजन एक चुनौती जरूर है। मतलब जवाब हाँ या ना में नहीं है। यूपीएससी यही तो चाहता है, संतुलित विश्लेषण। तो ठीक है, ये समझ आया कि ग्रोथ है, पर जॉब्स का पैटर्न बदल रहा है और क्वालिटी जॉब्स की कमी एक मुद्दा है। चलिए, अब अगले सवाल पर कूदते हैं। सवाल 2, लापरवाह और बेकार जनशक्ति समावेशी विकास में एक बड़ी बाधा है। चर्चा करें। केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इज अ ग्रेट हिंड्रेंस इन इंक्लूसिव ग्रोथ। डिस्कस। बाप रे, लापरवाह और बेकार मैन पावर, ये शब्द तो बहुत चुभते हैं। मतलब क्या है इसका? क्या हमारे लोग काम नहीं करना चाहते, या स्किल नहीं है, या एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबका साथ सबका विकास में ये कैसे बाधा है? देखिए, ये शब्द काफी कठोर हैं और शायद थोड़े अनुचित भी, पर इसके पीछे जो भाव है वो समझना जरूरी है। हाँ, वो क्या है? ये शायद इशारा कर रहा है स्किल गैप की तरफ। मतलब जो स्किल्स इंडस्ट्री को चाहिए वो हमारी वर्कफोर्स के पास पूरी तरह से नहीं है। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग की कमी। हाँ,
ट्रेनिंग की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी और शायद कहीं कहीं व्यावसायिकता या वर्क एथिक्स की कमी की ओर भी इशारा हो सकता है। अब सोचिए, अगर हमारी वर्कफोर्स इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से स्किल्ड नहीं होगी तो ग्रोथ का फायदा उन तक कैसे पहुंचेगा? कंपनियां उन्हें नौकरी क्यों देंगी? सही बात है। और समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही यही है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अगर लोगों के पास रोजगार पाने के लिए जरूरी स्किल ही नहीं है तो वो विकास की प्रक्रिया से बाहर रह जाएंगे। तो ये लापरवाह और बेकार वाली बात असल में स्किल डेफिसिट और शायद कुछ हद तक एटीट्यूड की प्रॉब्लम है जो लोगों को ग्रोथ का हिस्सा बनने से रोक रही है। बिल्कुल, और ये समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। इसीलिए तो सरकार स्किल इंडिया मिशन, नई शिक्षा नीति, इन सब पर इतना जोर दे रही है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही बेहतर काम कर सकता है। दोहराएं, समावेशी विकास, स्किल गैप, ठीक है। तो मतलब लोगों को दोष देने के बजाय सिस्टम को सुधारने और लोगों को सक्षम बनाने पर फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल 3, क्या आपको लगता है कि भारत की उच्च विकास दर उच्च मुद्रास्फीति दर के कारण है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या हमारी ग्रोथ महंगाई की वजह से ज्यादा दिख रही है? मतलब चीजों के दाम बढ़ गए तो जीडीपी का आंकड़ा भी बढ़ गया। ये क्लासिक डिबेट है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच का रिश्ता। देखिए, नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट कीमतों पर कैलकुलेट होती है। हाँ। तो अगर महंगाई ज्यादा है तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा दिखेगी ही। लेकिन असली ग्रोथ देखने के लिए हमें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट देखनी होती है जो बेस ईयर की कीमतों पर कैलकुलेट होती है, मतलब इन्फ्लेशन के असर को हटाकर। अच्छा, तो रियल जीडीपी ही असली पिक्चर दिखाती है। बिल्कुल। थोड़ी बहुत महंगाई, जैसे माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो कभी-कभी इकोनॉमी के लिए अच्छी भी मानी जाती है। ये डिमांड को दिखाती है, कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो ग्रोथ के लिए हानिकारक हो सकती है। वो लोगों की खरीदने की शक्ति कम कर देती है, अनिश्चितता बढ़ाती है, निवेश को हतोत्साहित करती है। तो क्या भारत की ग्रोथ सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से है? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ भी काफी समय तक अच्छी रही है। हाँ, कभी कभी इन्फ्लेशन का असर नॉमिनल आंकड़ों को बढ़ा देता है, लेकिन ग्रोथ के पीछे वास्तविक फैक्टर्स भी हैं, जैसे बढ़ती खपत, निवेश, सरकारी खर्च आदि। तो ये कहना कि हमारी ग्रोथ सिर्फ इन्फ्लेशन का नतीजा है, ये सही विश्लेषण नहीं है। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ असली है, पर इन्फ्लेशन के असर को समझकर रियल ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पर। सवाल 4, क्या वैश्वीकरण ने भारत में रोजगार के अनौपचारिकरण को जन्म दिया है? Has globalization led to informalization of employment in India? ग्लोबलाइजेशन से फॉर्मल नौकरियां कम हुई, मतलब विदेशी कंपनियों के आने से। और ये इनफॉर्मलाइजेशन क्या भला है? क्या ये खतरनाक है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण 1991 के बाद भारत में तेजी से बढ़ा। इससे अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी निवेश आया, कंपनियां आईं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक और चीज हुई, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। देशी और विदेशी सब कंपनियां लागत कम करने के तरीके ढूंढने लगी। अच्छा, कॉस्ट कटिंग। हाँ, और कॉस्ट कटिंग का एक आसान तरीका होता है लेबर कॉस्ट कम करना। तो कंपनियों ने क्या किया? परमानेंट नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना शुरू किया, काम को आउटसोर्स करना शुरू किया। मतलब पक्की नौकरी की जगह ठेके पर काम। बिल्कुल। इससे संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर की स्थायी नौकरियां कम हुई और लोग या तो असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर में चले गए या फिर फॉर्मल सेक्टर में ही अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने लगे, जहां सामाजिक सुरक्षा जैसे कि पीएफ, पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स ये सब नहीं होते। इसी प्रक्रिया को अनौपचारिकीकरण या इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ओहो, तो ग्लोबलाइजेशन का ये एक नेगेटिव साइड इफेक्ट हुआ। हाँ, एक हद तक कह सकते हैं। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के बहुत फायदे भी हुए हैं, लेकिन रोजगार के पैटर्न पर इसका ये असर भी दिखा है। अब सवाल है कि क्या यह खतरनाक है? हाँ, क्या है? देखिए, इनफॉर्मलाइजेशन खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें श्रमिकों का शोषण होने की संभावना ज्यादा होती है। कम वेतन, लंबे काम के घंटे, खराब वर्किंग कंडीशन, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। दूसरा, सरकार को टैक्स रेवेन्यू कम मिलता है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादातर टैक्स नेट से बाहर होता है। सही बात है। और तीसरा, इससे पूरी इकोनॉमी की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ सकता है। तो हाँ, इनफॉर्मलाइजेशन एक चिंता का विषय है। दोहराएं, वैश्वीकरण, इनफॉर्मलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे तो हैं, पर इस इनफॉर्मलाइजेशन वाले पहलू पर ध्यान देना
और नीतियां बनाना जरूरी है ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। चलिए अब जरा कृषि की तरफ फिर से मुड़ते हैं। सवाल 5, खाद्य सुरक्षा हासिल करने के बावजूद भारत में कृषि अलाभकारी क्यों होती जा रही है? Despite achieving food security, why agriculture becoming non-profitable in India? हमने खाने के मामले में आत्मनिर्भरता तो हासिल कर ली, पर किसान आज भी परेशान क्यों हैं? खेती घाटे का सौदा क्यों बनती जा रही है? ये भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमने हरित क्रांति की उत्पादन बढ़ाया, फूड सिक्योरिटी हासिल की, लेकिन किसान की हालत, खासकर छोटे किसान की हालत बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ये तो सुनते ही रहते हैं, पर कारण क्या है इसके? कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है जमीन का छोटा होते जाना। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ती जाती है, जोत का आकार, लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटा हो गया है। हाँ। छोटे से खेत पर आधुनिक तरीके से खेती करना, मशीनें इस्तेमाल करना मुश्किल और महंगा होता है। सही है। दूसरा, हमारी कृषि अभी भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। मौसम की मार, कभी सूखा कभी बाढ़, किसानों की कमर तोड़ देती है। क्लाइमेट चेंज का असर। बिल्कुल। तीसरा, किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। मंडियों में बिचौलिए होते हैं, स्टोरेज की सुविधाएं कम हैं, बाजार तक पहुंच के दिक्कतें हैं। एपीएमसी वाला मुद्दा जो हम शायद आगे भी डिस्कस करेंगे। हाँ। चौथा, खेती की लागत बढ़ती जा रही है। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल सब महंगा हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से फसलों के दाम नहीं बढ़ते। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो जाती है। कुछ वैसा ही। और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा रोजगार के मौके भी कम हैं, तो लोग मजबूरी में खेती से जुड़े रहते हैं, भले ही वो लाभकारी न हो। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ओहो, तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो खेती को मुश्किल बना रहे हैं। फूड सिक्योरिटी अपनी जगह है, पर किसानों की इनकम सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है। इसी से जुड़ा है अगला सवाल। सवाल 6, छोटी और सीमांत जोतों की समस्याओं को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भूमि पट्टे, लैंड लीजिंग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? Given the problems of small and marginal holdings, do you think more focus on contract farming and land leasing is needed? छोटी होती जमीनें, किसानों की बड़ी समस्या, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या लैंड लीजिंग इसका हल है? मतलब बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन लेकर खेती करें, इसमें किसानों का फायदा है या नुकसान? देखिए, ये उपाय सुझाए तो जाते हैं और इनमें कुछ संभावनाएं भी हैं, लेकिन ये दो-धारी तलवार की तरह हैं। अच्छा, कैसे? फायदा ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को एक तय कीमत और बाजार मिल जाता है बुआई से पहले ही। कंपनी अक्सर बेहतर बीज, तकनीक और सलाह भी देती है। इससे किसान का रिस्क कम होता है। ये तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, और लैंड लीजिंग में जो किसान खेती नहीं कर पा रहा या नहीं करना चाहता, वो अपनी जमीन किसी और को या कंपनी को लीज पर दे सकता है और उसे किराया मिलेगा। इससे जमीन खाली नहीं रहेगी और किसान को आय भी होगी। बड़ी कंपनियां या बड़े किसान एकत्रित जमीन पर ज्यादा कुशलता से खेती कर सकते हैं, निवेश ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फायदे हुए। नुकसान क्या है? नुकसान का डर यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी अपनी शर्तें थोप सकती हैं। किसान मोलभाव करने की स्थिति में नहीं होता, खासकर छोटा किसान। हाँ, पावर इम्बैलेंस। बिल्कुल। हो सकता है कंपनी क्वालिटी के नाम पर फसल रिजेक्ट कर दे। और लैंड लीजिंग में डर यह है कि लंबे समय में किसान का अपनी जमीन से अधिकार ही न खत्म हो जाए। वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह सकता है। ये तो गंभीर चिंता है। और अगर बड़ी कंपनियां खेती में आ गईं तो उनकी मोनोपोली हो सकती है, जो आखिरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो फिर क्या करें? जरूरत है एक बहुत ही मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। ऐसे कानून और नियम जो किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा करें। कॉन्ट्रैक्ट साफ और पारदर्शी हो, विवाद सुलझाने का आसान तरीका हो, लीजिंग के नियम स्पष्ट हों। बिना इन सुरक्षा उपायों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। दोहराएं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लैंड लीजिंग मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मामला है। सोच समझकर और किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखकर ही आगे बढ़ना होगा। चलिए अब भारत के डेवलपमेंट पाथ पर एक बहुत ही यूनिक सवाल उठाते हैं। सवाल 7, क्या आपको लगता है कि भारत ने अविकसित अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, सर्विस लेड इकोनॉमी में छलांग लगा दी है? डू यू थिंक इंडिया हैज लीपफ्रॉग्ड फ्रॉम एन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी डायरेक्टली टू अ सर्विस लेड इकोनॉमी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम खेती से सीधे आईटी वाले बन गए, फैक्ट्री वाला फेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला फेज मिस कर दिया।
ऐसा क्यों हुआ और क्या बिना मजबूत इंडस्ट्री के हम डेवलप्ड हो सकते हैं? हाँ, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की खासियत रही है, जिसे अक्सर लीप फ्रॉगिंग कहा जाता है। ज्यादातर देशों का रास्ता होता है पहले कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था और फिर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। हाँ, जैसे यूरोप, अमेरिका या चीन भी। बिल्कुल। पर भारत में कृषि का योगदान जीडीपी में कम तो हुआ, लेकिन उसकी जगह मैन्युफैक्चरिंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया जितनी तेजी से सर्विस सेक्टर बढ़ गया, खासकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद। हाँ, आईटी बूम ने इसमें बड़ा रोल निभाया शायद। निश्चित रूप से आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा। हमारे पास अंग्रेजी जानने वाली, टेक्निकल रूप से कुशल वर्कफोर्स थी, जिसका फायदा सर्विस सेक्टर ने उठाया। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शायद उतनी तेजी से इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसमें कई बाधाएं थी और शायद अभी भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिजली, सड़कें, पोर्ट्स। अच्छा। फिर रेगुलेशंस की जटिलताएं, जमीन अधिग्रहण में मुश्किलें, लेबर कानून, ये सब भी मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते में रोड़े रहे हैं। सर्विस सेक्टर में शायद ये बाधाएं थोड़ी कम थीं। तो मतलब हम आसान रास्ते पे चल दिए? ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, पर हाँ, हमारी ताकतों ने हमें सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ने में मदद की। अब सवाल यह है कि क्या ये ठीक है? क्या बिना मजबूत औद्योगिक आधार के हम विकसित बन सकते हैं? हाँ, क्या बन सकते हैं? ये मुश्किल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही वो सेक्टर है जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है, खासकर कम स्किल वाले लोगों के लिए। सर्विस सेक्टर उतनी नौकरियां नहीं दे पाता। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग से तकनीक का विकास होता है, इनोवेशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है। एक मजबूत औद्योगिक आधार देश को आत्मनिर्भर बनाता है और एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करता है। तो मतलब वो फैक्ट्री वाला फेज मिस करना अच्छी बात नहीं है? शायद नहीं। इसीलिए तो सरकार अब मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स जैसी पहलों से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की कोशिश कर रही है। सर्विस सेक्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन एक संतुलित विकास के लिए मजबूत औद्योगिक आधार भी उतना ही जरूरी है। दोहराएं, कृषि से सेवा क्षेत्र, औद्योगिक आधार। अच्छा, तो लीप फ्रॉगिंग हो तो गई, पर अब उस गैप को भरने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सवाल 8, भारत में कौन सा बेहतर काम करता है? आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन? ये भी एक पुरानी बहस है। हमें बाहर से आने वाले सामान को अपने देश में बनाना चाहिए या फिर अपना सामान बाहर बेचने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? भारत के लिए क्या बेहतर है? देखिए, ये दोनों रणनीतियां, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन, अलग अलग समय पर देशों ने अपनाई है और भारत ने भी दोनों का इस्तेमाल किया है। हाँ। कब? आजादी के बाद शुरुआती दशकों में, खासकर 1950s से 80s तक, भारत ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ज्यादा जोर दिया। मतलब जो चीजें हम बाहर से मंगाते थे उन्हें देश में ही बनाने की कोशिश की गई। इसके पीछे सोच थी आत्मनिर्भरता हासिल करना और विदेशी मुद्रा बचाना। अच्छा, तो हमने कारें, मशीनें, सब कुछ खुद बनाना शुरू किया? हाँ, कोशिश यही थी। इसके लिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया गया, इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगाए गए, लाइसेंस राज आया। पर इसका नतीजा क्या हुआ? क्या ये सफल रहा? कुछ हद तक तो सफलता मिली, एक औद्योगिक आधार बना, लेकिन इसके कई नुकसान भी हुए। संरक्षण की वजह से घरेलू इंडस्ट्री उतनी एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाई, क्वालिटी गिरी, कीमतें ज्यादा रहीं और उपभोक्ताओं के पास चॉइस कम थी। वो एम्बेसडर कार वाला जमाना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। फिर 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोली और एक्सपोर्ट प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। मतलब ऐसी चीजें बनाओ जो दुनिया खरीदना चाहे। बिल्कुल। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट बढ़ाओ, विदेशी मुद्रा कमाओ और उससे जो जरूरत हो वो इंपोर्ट करो, कंपटीशन में उतरो। तो आजकल हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पर है? हाँ, ज्यादातर फोकस अब एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है। हालांकि अभी भी आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की झलक दिखती है, खासकर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जैसे डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर बेहतर क्या है? देखिए, आज की ग्लोबल दुनिया में शायद पूरी तरह से एक रणनीति पर टिके रहना मुश्किल है। ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये आपको ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ता है, कंपटीशन और एफिशिएंसी लाता है। लेकिन साथ ही कुछ जरूरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एक तरह से दोनों के बीच संतुलन साधना होता है। अच्छा, तो मिक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है। अगला सवाल भी इंपोर्ट से जुड़ा है। सवाल 9, क्या आपको लगता है कि भारत को गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात, इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए?
जैसे कि लग्जरी कारें, महंगे फोन, विदेशी चॉकलेट? क्या इन पर बैन लगा देना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा बचे? ये सुनने में तो आकर्षक लगता है कि फालतू चीजों का इंपोर्ट बंद कर दो, पैसा बचेगा। लेकिन इसके कई पहलू सोचने होंगे। जैसे कि पहली बात तो ये कि गैर आवश्यक या नॉन एसेंशियल क्या है, ये तय करना ही बड़ा मुश्किल है। जो एक के लिए लग्जरी है वो दूसरे के लिए जरूरत हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। दूसरी बात, अगर हम दूसरे देशों से इंपोर्ट बंद करेंगे तो वो भी हमारे एक्सपोर्ट पर रोक लगा सकते हैं। ट्रेड एक टू वे स्ट्रीट है। WTO के नियम भी इस तरह के एक तरफा बैन की इजाजत आसानी से नहीं देते। अच्छा, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा, कई बार ये तथाकथित गैर आवश्यक चीजें भी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करती हैं। जैसे अगर कोई विदेशी लग्जरी ब्रांड भारत में स्टोर खोलता है तो उससे यहाँ रोजगार पैदा होता है, रेंटल इनकम होती है, सरकार को टैक्स मिलता है। और अगर आप इंपोर्ट बैन करेंगे तो स्मगलिंग बढ़ने का खतरा रहता है। हाँ, ये भी है। तो सीधे बैन लगाने के बजाय सरकार अक्सर दूसरे तरीके अपनाती है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना ताकि वो चीज़ महंगी हो जाए और लोग उसे कम खरीदें, या फिर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि लोग देसी चीज़ें ज़्यादा खरीदें। तो मतलब बैन लगाना शायद सही तरीका नहीं है, उसके और भी नेगेटिव असर हो सकते हैं। ड्यूटी बढ़ाना या लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करना बेहतर विकल्प है। हाँ, ज़्यादातर मामलों में यही माना जाता है। एकदम सीधे बैन लगाना आमतौर पर आखिरी उपाय होता है, वो भी खास परिस्थितियों में। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जिक्र पहले आया था। सवाल 13, APMC मंडियां किसानों के लिए अभिशाप हैं और वे मुद्रास्फीति और विकास में बाधा डालती हैं। टिप्पणी करें। APMC मंडियां मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये किसानों का माल बिकवाने वाली सरकारी मंडियां हैं, पर इल्जाम है कि ये किसानों के लिए श्राप है, महंगाई बढ़ाती हैं और विकास रोकती हैं। कैसे भाई? हाँ, APMC एक्ट और उसके तहत बनी मंडियों का सिस्टम काफी विवादास्पद रहा है। ये बना तो था किसानों को शोषण से बचाने के लिए, उन्हें एक संगठित बाजार देने के लिए। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कतें कई हैं। पहली, आरोप यह है कि इन मंडियों में व्यापारियों और आड़तियों, कमीशन एजेंट्स की कार्टेलिंग हो जाती है। मतलब वो गुट बना लेते हैं और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं देते। ओहो, मोनोपोली टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। किसान मजबूर होता है उन्हीं को बेचने के लिए, क्योंकि APMC एक्ट के तहत उसे अपनी उपज पहले मंडी में ही लानी होती थी। हालांकि अब इसमें सुधार हुए हैं। अच्छा। दूसरी दिक्कत है कि मंडी में कई तरह के टैक्स, फीस और चार्जेस लगते हैं, जिससे किसान की जेब में कम पैसा आता है और आगे उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते चीज महंगी हो जाती है। मतलब बिचौलियों की कई लेयर्स। बिल्कुल। इससे सप्लाई चेन लंबी और इनएफिशिएंट हो जाती है। स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की भी अक्सर कमी होती है, जिससे उपज खराब होती है। तो ये महंगाई कैसे बढ़ाती हैं? जब सप्लाई चेन में इतनी दिक्कतें होंगी, बर्बादी होगी, कई लोग अपना कमीशन जोड़ेंगे, तो जाहिर है कि उपभोक्ता तक चीज महंगी ही पहुंचेगी। इससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है। और विकास में बाधा कैसे? अगर किसानों को सही दाम नहीं मिलेगा, वो निवेश कैसे करेंगे, नई तकनीक कैसे अपनाएंगे, कृषि क्षेत्र का विकास कैसे होगा? और अगर कृषि का विकास रुका रहेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो क्या APMC को पूरी तरह हटा देना चाहिए, जैसा कि नए कृषि कानूनों में कोशिश की गई थी? देखिए, APMC सिस्टम में कमियां जरूर हैं, लेकिन उसे एकदम से हटा देने के भी अपने खतरे थे। जरूरत शायद सुधार की है, न कि पूरी तरह खत्म करने की। सुधार मतलब? सरकार ने ENAM यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जैसा प्लेटफॉर्म बनाया है, वो इसी दिशा में कदम है। मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, पारदर्शिता लाना, यह सब जरूरी है। दोहराएं, APMC, ENAM। तो मतलब मंडियां अभिशाप है ये कहना शायद ज्यादा हो जाएगा, पर उनमें सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है ताकि वो किसानों के लिए और इकोनॉमी के लिए बेहतर काम कर सके। बिल्कुल सही, संतुलन की जरूरत है। अब एक और सरकारी स्कीम पर आते हैं। सवाल 15, क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सब्सिडी से बेहतर है? इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT बेटर देन सब्सिडी? सब्सिडी की जगह सीधे खाते में पैसा DBT, क्या ये बेहतर है? जैसे गैस सब्सिडी या फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा सीधे अकाउंट में, इससे लीकेज रुकेगा। हाँ, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सब्सिडी देने के पारंपरिक तरीकों से बेहतर माना जा रहा है और इसके पीछे ठोस कारण है। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है लीकेज को रोकना। पहले क्या होता था, मान लीजिए PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सस्ता अनाज गरीबों तक पहुंचाना है, तो बीच में ही चोरी हो जाती थी, कालाबाजारी हो जाती थी। हाँ, राशन की दुकान पर मिलता ही नहीं था कई बार। बिल्कुल। या फिर केरोसिन या फर्टिलाइजर सब्सिडी का गलत इस्तेमाल होता था।
डीबीटी में क्या होता है, पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जाता है, तो बीच के बिचौलिए हट जाते हैं, चोरी और लीकेज की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अच्छा, तो पैसा सही आदमी तक पहुंचता है। हाँ, टारगेटेड डिलीवरी होती है। इससे सरकारी पैसा भी बचता है क्योंकि वो बर्बाद नहीं होता और गलत हाथों में नहीं जाता। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। दूसरा फायदा है कि लाभार्थी को चॉइस मिलती है। जैसे अगर उसे गैस सब्सिडी का पैसा मिल गया तो वो किसी भी दुकान से किसी भी कंपनी का सिलेंडर खरीद सकता है, वो बंधावा नहीं है। इससे पारदर्शिता भी बढ़ती है क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती नहीं है? क्या सबके पास बैंक अकाउंट है, आधार लिंक्ड है? हाँ, ये चुनौतियां जरूर हैं। डीबीटी की सफलता के लिए जरूरी है कि हर लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट हो, वो आधार से लिंक्ड हो, और आजकल मोबाइल नंबर भी जरूरी हो गया है। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल। हाँ, जैम ट्रिनिटी। जिन दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं या इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वहां लोगों को पैसा निकालने में दिक्कत आ सकती है। कभी कभी गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है या आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है। टेक्नोलॉजी की अपनी दिक्कतें। हाँ, और एक और बहस ये भी है कि क्या कैश देना हमेशा चीज देने से बेहतर है? जैसे पीडीएस में अनाज देने की जगह कैश दें तो क्या गारंटी है कि वो पैसा खाने पर ही खर्च होगा? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो डीबीटी को सब्सिडी के पुराने तरीकों से ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट माना जाता है। चुनौतियां हैं, पर उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोहराएं, डीबीटी, सब्सिडी, लीकेज। ठीक है, तो डीबीटी एक अच्छा कदम है, बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियों को ठीक करना होगा। ओके, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। सवाल 23। मेक इन इंडिया तभी सफल होगा जब स्किल इंडिया सफल होगा और श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म्स होंगे। टिप्पणी करें। एकदम लॉजिकल लगता है, क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल सही बात है। ये तीनों चीजें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और लेबर रिफॉर्म्स, एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आप इन्हें अलग अलग करके नहीं देख सकते। कैसे जुड़े हैं, जरा समझाइए। देखिए, मेक इन इंडिया का लक्ष्य क्या है कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। देशी और विदेशी कंपनियां यहां आकर फैक्ट्री लगाएं, उत्पादन करें। हाँ। अब कोई कंपनी फैक्ट्री क्यों लगाएगी? उसे दो मुख्य चीजें चाहिए। पहली, काम करने के लिए लोग, और वो भी ऐसे लोग जिनके पास जरूरी हुनर हो, स्किल हो। ये जरूरत कौन पूरी करेगा? स्किल इंडिया मिशन। अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होगी तो कंपनियां यहां क्यों आएंगी? वो तो वही जाएंगी जहां उन्हें काम करने वाले लोग मिलेंगे। सही बात है। तो स्किल इंडिया जरूरी है मेक इन इंडिया के लिए। अब लेबर रिफॉर्म्स का क्या रोल है? दूसरी चीज जो कंपनियों को चाहिए वो है फैक्ट्री चलाने के लिए एक आसान माहौल। मतलब नियम कानून बहुत जटिल ना हो, उन्हें आसानी से समझा और पालन किया जा सके, खासकर लेबर लॉज। अच्छा, श्रम कानून। हाँ, भारत में पहले बहुत सारे श्रम कानून थे जो काफी पुराने और जटिल माने जाते थे। इससे कंपनियों को हायरिंग और फायरिंग में दिक्कत होती थी, कंप्लायंस का बोझ ज्यादा था, इंस्पेक्टर राज का डर रहता था। अगर फैक्ट्री लगाना और चलाना ही इतना मुश्किल होगा तो निवेश क्यों आएगा? इसीलिए लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस की गई ताकि कानूनों को सरल बनाया जा सके, बिजनेस करना आसान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार ने हाल ही में 4 लेबर कोड्स लाकर इसी दिशा में कदम उठाया है। स्किल इंडिया फेल या फैक्ट्री चलाना मुश्किल होगा, लेबर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तीनों एक तिकड़ी की तरह हैं। मेक इन इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब हमारे पास कुशल श्रमिक हों और व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल हो। तीनों का एक साथ सफल होना अनिवार्य है। दोहराएं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, लेबर रिफॉर्म्स। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसी से जुड़ा है जैम ट्रिनिटी वाला सवाल। सवाल 24। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हुई है? हाउ हैज जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन इकोनॉमी? हमने डीबीटी के वक्त इसका जिक्र किया था। ये तिकड़ी कैसे इकोनॉमी बदल रही है? जैम ट्रिनिटी यानी जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक खाते, आधार कार्ड से बनी यूनिक पहचान और मोबाइल फोन की बढ़ती पहुंच, इसने सच में भारतीय अर्थव्यवस्था में, खासकर सरकारी योजनाओं की डिलीवरी में क्रांति ला दी है। क्रांति कैसे? देखिए, पहले सरकारी योजनाओं का पैसा या लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसा हमने डीबीटी में डिस्कस किया, लीकेज बहुत ज्यादा था। हाँ। जैम ने इस समस्या का एक तकनीकी समाधान दिया। हाँ। जनधन से लगभग हर परिवार के पास बैंक अकाउंट आ गया। आधार ने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान हो। हाँ। कोई डुप्लीकेट या घोस्ट बेनिफिशियरी ना हो। और मोबाइल फोन ने लोगों को अपने अकाउंट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी तक आसान पहुंच दी।
तो इन तीनों को मिला के क्या हुआ? इन तीनों को मिलाकर सरकार के लिए संभव हो गया कि वो किसी भी योजना का पैसा, चाहे वो सब्सिडी हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो या मनरेगा की मजदूरी हो, सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दे। मतलब डीबीटी संभव हुआ। अच्छा, तो जैम ही डीबीटी का आधार है। बिल्कुल। जैम ट्रिनिटी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने डीबीटी को इतने बड़े पैमाने पर लागू करना संभव बनाया। तो इसके फायदे क्या हुए इकोनॉमी के लिए? फायदे कई हैं। पहला, जैसा हमने कहा, लीकेज रुका, जिससे सरकार का हजारों करोड़ रुपया बचा, जो अब कहीं और विकास के काम में लग सकता है। दूसरा, भ्रष्टाचार कम हुआ, क्योंकि पैसा सीधे खाते में जा रहा है, बीच में कोई रिश्वत नहीं मांग सकता। सही है। तीसरा, इसने वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत बढ़ावा दिया। करोड़ों लोग जो पहले बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वो अब इसका हिस्सा बन गए। वो अब बचत कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बीमा खरीद सकते हैं। अरे वाह! चौथा, इससे पूरी अर्थव्यवस्था ज्यादा फॉर्मल हुई है, ज्यादा पारदर्शी हुई है। लेकिन इसकी भी तो कुछ आलोचना होती होगी। हाँ, आलोचना भी होती है। एक तो वही कि क्या सभी जरूरतमंदों तक इसकी पहुंच है? जिनके पास आधार नहीं है, या बैंक अकाउंट नहीं है, या मोबाइल नहीं है, या जहां कनेक्टिविटी नहीं है, उनका क्या? दूसरे, प्राइवेसी को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं कि आधार से इतना सारा डेटा लिंक होने से कहीं उसका दुरुपयोग न हो। हाँ, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है आजकल। बिल्कुल। तो चुनौतियां हैं, लेकिन कुल मिला के देखें तो जैम ट्रिनिटी ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी और वित्तीय समावेशन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है। ये वाकई एक गेम चेंजर रहा है। दोहराएं, जैम ट्रिनिटी, डीबीटी। ठीक है, जैम का फंडा भी क्लियर हो गया। अब एक आखिरी सवाल लेते हैं आज के लिए, एफडीआई पर। सवाल 29, एफडीआई भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एमओयूज और वास्तविक एफडीआई प्रवाह के बीच अंतर क्यों है? Why is FDI important for India? Why is there a gap between MOUs and actual FDI flow? विदेशी निवेश FDI क्यों जरूरी है? और ऐसा क्यों होता है कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं कि इतना FDI आएगा, MOU साइन होते हैं, पर असल में उतना पैसा आता नहीं है? ये गैप क्यों है? FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भारत के लिए भी ये बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे सीधा, ये देश में विदेशी पूंजी लाता है। हमारे पास अपने विकास की जरूरतें पूरी करने के लिए हमेशा पर्याप्त घरेलू पूंजी नहीं होती, तो एफडीआई उस गैप को भरता है। अच्छा, पैसा आता है बाहर से। हाँ। दूसरा, एफडीआई सिर्फ पैसा नहीं लाता, वो अपने साथ अक्सर नई टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट की बेहतर तकनीकें और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच भी लाता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बिल्कुल। तीसरा, जब विदेशी कंपनियां यहां आकर निवेश करती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं या बिजनेस शुरू करती हैं, तो उससे रोजगार पैदा होता है। हाँ, जॉब क्रिएशन। चौथा, इससे देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है और घरेलू कंपनियों में कंपटीशन बढ़ता है, जिससे वो भी अपनी एफिशिएंसी और क्वालिटी सुधारने के लिए प्रेरित होती हैं। तो कुल मिला के एफडीआई ग्रोथ को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो एफडीआई जरूरी तो बहुत है, पर ये दूसरा हिस्सा क्या है सवाल का, एमओयू और असल एफडीआई में गैप क्यों? मतलब बातें ज्यादा, काम कम। हाँ, ये अक्सर देखने में आता है। सरकारें या राज्य सरकारें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सबमिट करती हैं, जहां कंपनियां एमओयू साइन करती हैं कि हम इतना 1000 करोड़ निवेश करेंगे। हाँ, खबरें आती हैं। लेकिन एमओयू साइन करना सिर्फ एक इरादा जताना है, एक शुरुआती समझौता है। असल में पैसा निवेश करने तक का सफर लंबा होता है और उसमें कई अड़चनें आ सकती हैं। कैसी अड़चनें? जैसे कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए। जमीन अधिग्रहण भारत में एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, वो तो है। फिर कई तरह की मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, पर्यावरण मंजूरी और दूसरे रेगुलेटरी क्लियरेंस, इसमें काफी समय लग सकता है और कभी-कभी भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती हैं। अच्छा, रेड टेपिज्म। हाँ, लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। फिर देश की नीतियां कितनी स्थिर हैं, इस पर भी निर्भर करता है। अगर नीतियां बार-बार बदलती हैं तो निवेशक हिचकिचाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, स्किल्ड लेबर की उपलब्धता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, ये सब फैक्टर्स भी असल निवेश को प्रभावित करते हैं। तो मतलब एमओयू साइन करवाना आसान है, पर असल में पैसा लगवाना मुश्किल। बिल्कुल। एमओयू साइन होना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन उसे वास्तविक निवेश में बदलने के लिए जमीनी स्तर पर माहौल सुधारना पड़ता है। इसीलिए सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधारने पर इतना जोर देती है, ताकि निवेशकों के लिए भारत में आकर बिजनेस करना आसान हो सके। जब ये सब ठीक होगा, तभी एमओयू और एक्चुअल एफडीआई के बीच का गैप कम होगा। दोहराएं, एफडीआई, एमओयू, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। समझ गया।
तो एफडीआई लाना है तो सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को सुधारना होगा। थोड़ा रुक कर, तो दोस्तों ये थी हमारी मैराथन चर्चा। दिमाग घूमया ना? हमने आज संजीव वर्मा जी की किताब के चैप्टर 42 से कुछ बेहद अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवालों को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। चलिए फटाफट रिवाइंड करते हैं पर देखते हैं आज के इस गहरे मंथन से निकले मुख्य अमृत बिंदु ऑडियो बुलेट पॉइंट्स में। जरूर। पहला, जॉबलेस ग्रोथ। ये चिंता वास्तविक है कि जीडीपी ग्रोथ के साथ उतनी क्वालिटी जॉब्स नहीं बन रही, खासकर संगठित क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर का दबदबा कारण है, पर असंगठित क्षेत्र और स्वरोजगार की तस्वीर अलग हो सकती है। अच्छी नौकरियों का सृजन चुनौती है। दूसरा, समावेशी विकास और मैन पावर। लापरवाह मैन पावर का असल मतलब स्किल गैप और शिक्षा की गुणवत्ता की कमी है, जो लोगों को विकास का हिस्सा बनने से रोकती है। समाधान स्किलिंग और बेहतर शिक्षा में है। तीसरा, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। भारत की ग्रोथ सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है, रियल ग्रोथ भी है, पर हाई इन्फ्लेशन नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए रियल जीडीपी पर फोकस जरूरी है। चौथा, ग्लोबलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से प्रतिस्पर्धा बढ़ी और लागत घटाने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट और असंगठित रोजगार बढ़ा। इनफॉर्मलाइजेशन, जिससे श्रमिकों की सुरक्षा और आय प्रभावित हुई। पांचवां, कृषि का अलाभकारी होना। फूड सिक्योरिटी के बावजूद छोटे खेत, मॉनसून पर निर्भरता, सही दाम न मिलना, बढ़ती लागत जैसे कारणों से खेती अलाभकारी हो रही है। छठा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लैंड लीजिंग। ये छोटी जोत का समाधान हो सकते हैं, पर किसानों के शोषण का खतरा भी है। मजबूत रेगुलेशन और सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी हैं। सातवां, कृषि से सेवा क्षेत्र में छलांग। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग फेज को पूरी तरह विकसित किए बिना सर्विस सेक्टर में बढ़त बनाई। इसके कारण आईटी बूम, कुशल वर्कफोर्स और मैन्युफैक्चरिंग की बाधाएं रहीं। संतुलित विकास के लिए औद्योगिक आधार जरूरी है। आठवां, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट प्रमोशन। भारत ने दोनों रणनीतियां अपनाई हैं। आजकल एक्सपोर्ट प्रमोशन पर जोर है, पर आत्मनिर्भरता के लिए कुछ क्षेत्रों में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी जरूरी है। संतुलन साधना होगा। नौवां, गैर जरूरी आयात पर बैन। सीधे बैन लगाना मुश्किल और नुकसानदेह हो सकता है। ट्रेड वॉर, स्मगलिंग, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना या घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना बेहतर विकल्प है। 13वां, एपीएमसी मंडियां। इनमें कार्टेलिंग, फीस, बिचौलियों की समस्या है, जो किसानों को नुकसान पहुंचाती है और महंगाई बढ़ाती है। सुधार की जरूरत है, जैसे ई-नैम, कंपटीशन, ना कि पूरी तरह हटाने की। 15वां, डीबीटी वर्सेस सब्सिडी। डीबीटी सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजकर लीकेज और भ्रष्टाचार कम करता है। ये ज्यादा पारदर्शी और एफिशिएंट है। चुनौतियां कनेक्टिविटी खाते हैं, पर यह बेहतर तरीका है। 23वां, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, लेबर रिफॉर्म्स। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मेक इन इंडिया की सफलता के लिए स्किल्ड लोग, स्किल इंडिया और आसान कारोबारी माहौल, लेबर रिफॉर्म्स अनिवार्य हैं। 24वां, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी, डीबीटी और वित्तीय समावेशन में क्रांति लाई है। ये लीकेज रोककर पारदर्शिता बढ़ाकर गेम चेंजर साबित हुआ है। 29वां, एफडीआई का महत्व और गैप। एफडीआई पूंजी, टेक्नोलॉजी, रोजगार लाता है। एमओयू और असल एफडीआई में गैप जमीन अधिग्रहण, मंजूरी में देरी, अस्थिर नीतियों जैसी बाधाओं के कारण होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारना जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं दोस्तों। इकोनॉमी एक जटिल जाल है और ये सवाल उस जाल को समझने में हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल, कोई भी मुद्दा आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। वाह, मजा आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग के घोड़े अब सरपट दौड़ रहे होंगे। ये सवाल सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, ये भारत के भविष्य को समझने की कुंजी हैं। सही कहा। इन पर सोचिए, अपने दोस्तों से बहस कीजिए और अपनी एक संतुलित समझ बनाइए। यही यूपीएससी आपसे चाहता है, एक विचारक, एक विश्लेषक, ना कि सिर्फ रट्टा मारने वाला। तो रुकना नहीं है। इस चर्चा को दोबारा सुनिए, नोट्स बनाइए और इन मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। ये मेहनत आपके मेंस के स्कोर कार्ड में दिखेगी, आपके इंटरव्यू में झलकेगी और सबसे बढ़कर आपको एक बेहतर, एक जागरूक नागरिक बनाएगी। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए। अभी YouTube पर जाइए,
हमारे चैनल सुन लो यूपीएससी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस खास प्रस्तुति को जोरदार लाइक दीजिए और अपने सभी दोस्तों, सीनियर्स, जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए जो ज्ञान की इस यात्रा में आपके साथी हैं। आपके सहयोग से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा झकझोर गया, या आप अगला कौन सा मुश्किल टॉपिक हमसे आसान भाषा में समझना चाहेंगे। आपके हर कमेंट से हमें हौसला मिलता है। हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए विश्लेषण और उसी जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।